एक क्रिकेट की भारी बॉल और एक रबर बैंड से बनी हुई हल्की बॉल, ये दोनों ही बॉल सेम वेलोसिटी से तुम्हारी तरफ फेंकी गई है, तो किस बॉल से तुम्हें ज्यादा डर लगेगा? तो तुम्हारा अंदाजा होगा कि इस भारी बॉल से तुम्हें ज्यादा डर लगने वाला है। लेकिन दोनों बॉल की वेलोसिटी तो सेम है यार, फिर इस बॉल से क्यों ज्यादा डर लगेगा? तो तुम ये बोल पा रहे हो क्योंकि इसकी मास ज्यादा है। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें इस केस में वेलोसिटी से नहीं बल्कि मास से भी मतलब है। और इसलिए हम डिफाइन करते हैं एक नए टर्म का फिजिक्स में, मोमेंटम। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सिंबल P से। मोमेंटम हो जाता है बराबर मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी से। तो अगर तुम्हारे पास एक बॉडी है जिसकी की मास बहुत ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी थोड़ी सी कम है, तो फिर भी तुम्हें उस बॉडी से बहुत ही डर लगेगा। उस बॉडी के पास हाई मोमेंटम होगा। जैसे कि मान लो कि एक बड़ा सा ट्रक जो कि बहुत ही धीमी धीमी वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा है, इस ट्रक की फिर भी मोमेंटम ज्यादा होगी। लेकिन वहीं पे अगर तुम्हारे पास कोई बॉडी हो जिसकी मास बहुत कम हो लेकिन वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा हो, तो इस बॉडी के पास भी मोमेंटम बहुत ही ज्यादा होगा। जैसे कि मान लो कि एक बुलेट, एक बंदूक की गोली जिसकी की मास बहुत ही कम होती है, कुछ ग्राम ही होती है, लेकिन जब वो फायर होती है ना तो बहुत ही तेज रफ्तार से ट्रैवल करती है, तो उससे बहुत ही डर लगेगा हमें। उसके पास बहुत ही हाई मोमेंटम है। तो अब इस मोमेंटम का क्या रिलेशन है फोर्स के साथ? अभी तक तो हम फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो देखो, फोर्स होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं एज डेल्टा V बाई डेल्टा T, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। अब ये तो तब ट्रू है जबकि मास हमारा कांस्टेंट है। अगर मास भी वेरी कर रहा हो तो क्या होगा? जैसे कि तुम मान लो कि रॉकेट की बात हो रही है। अब रॉकेट जब ऊपर जाता है तो वो अपने जो तेल है ना, पेट्रोल वगैरह, उस सबको जलाता है और गैसेस को नीचे फेंकता है, तभी तो वो आगे ऊपर उड़ उड़ पाता है। तो उस केस में मास वेरी कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि मास भी यहां अंदर आ जाएगा डेल्टा के, और इसे हम लिखेंगे डेल्टा M इंटू वी, M इंटू वी। अब देखो, उल्टा भी हम देख सकते हैं। अगर इस केस में मास कांस्टेंट होता तो मास को मैं बाहर निकाल सकता था डेल्टा के, ठीक है। दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हो गई हमारी फोर्स। अब mv तो हमने डिफाइन कर रखा है एज मोमेंटम, तो मैं लिख सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p बाय डेल्टा t। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, F हो जाए 0, तो यानी कि उस बॉडी की चेंज इन मोमेंटम ये भी होने वाली है 0। उसकी मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि उस बॉडी की मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाली है, कंजर्व्ड रहने वाली है। अगर मुझे उस बॉडी की मोमेंटम में चेंज लाना है तो मुझे उस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वरना तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो, हमने तो यहाँ पे बात की सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी के बारे में, लेकिन यही चीज पॉसिबल है मल्टीपल बॉडीज के लिए, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल बॉडीज के लिए, या फिर मैं कहूँ सिस्टम ऑफ बॉडीज के लिए। यहाँ पे हम जैसे कि इस क्रिकेट बॉल और इस रबर बॉल को मान सकते हैं कि ये मेरी एक सिस्टम है। अब अगर मेरे सिस्टम पे कोई बाहरी ऑब्जेक्ट के कारण कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, तो मैं कहूँगा कि मेरी सिस्टम की नेट मोमेंटम ये कॉन्स्टेंट है, ये कंजर्व्ड रहेगी और इसमें बदलाव नहीं आने वाला है। इसका मतलब कि मेरी क्रिकेट बॉल और मेरी रबड़ की बॉल की जो मोमेंटम होगी ना, उनका सम, ये नंबर सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब इस पे एक सवाल बनाते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो इससे सबसे पहले हटा लेते हैं, और ये है हमारा एग्जाम्पल। हमारे पास एक कार है, इस कार की मास दी हुई है 1000 kgs, 1000 kgs, और ये कुछ 9 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। वेलोसिटी ऑफ कार ये है 9 मीटर पर सेकेंड। वैसे तो ये सब कुछ स्पेस में हो रहा है, कहीं वैक्यूम में, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी ग्रेविटी का फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसमें, बट फिर भी कार ट्रैवल कर रही है 9 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और ये राइट दिशा में जा रही है। अब यहाँ पे एक ट्रैक्टर रखा हुआ है और ट्रैक्टर की वेलोसिटी 0 है। ट्रैक्टर स्टेशनरी पे है स्टार्टिंग में। वेलोसिटी ऑफ ट्रैक्टर इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और इसकी मास दी हुई है, मास ऑफ ट्रैक्टर इज 2000 kgs, भारी ट्रैक्टर है। अब ये कार जाएगी और इस ट्रैक्टर में टकरा जाने वाली है। तो यानी कि कोलिजन के बाद सीन कुछ ऐसा लगेगा। ये दोनों कार और ट्रैक्टर जो ना, ये चिपक गए एक दूसरे में, और क्योंकि ये टकरा गए तो टकराने के बाद इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। हमें पता लगाना है कि ये वेलोसिटी कितनी होने वाली है। मान लेते हैं कि वेलोसिटी कुछ
कुछ v मीटर पर सेकेंड होगी, यही हमें पता लगाना है, ठीक है। अब इसका कंबाइंड मास ये तो तुम लिख ही सकते हो, मास ऑफ कार प्लस ट्रैक्टर ये हो जाएगा 2000 प्लस 1000 दैट इज 3000 kgs। कोई भी पार्ट पुर्जा कहीं अलग अलग नहीं हुआ है, सारे पार्ट पुर्जे यहीं पे हैं। और ये वेलोसिटी ऑफ कार प्लस ट्रैक्टर ये निकालना है। तो अब इस सवाल में देखो, अगर मैं कोलिजन से पहले की बात करूं तो मैं मान सकता हूं कि ये कार प्लस ट्रैक्टर ये एक सिस्टम है, ये एक मेरा सिस्टम है, और इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है, ना कोई फ्रिक्शन है, ना कोई ग्रेविटी है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इस पे। ये इससे टकराने वाला है वो अलग बात है, तो यानी कि ये इस पे कुछ फोर्स लाएगा, ये भी इस पे कुछ फोर्स लाएगा, लेकिन ये सारे फोर्सेस तो इंटरनल फोर्सेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो यानी कि सिस्टम में जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो भी जीरो होने वाला है, यानी कि इसकी मोमेंटम कंजर्व रहने वाली है। जो नेट मोमेंटम थी सिस्टम की कोलिजन के पहले, वही नेट मोमेंटम होने वाली है कोलिजन के बाद भी। ये देखो, ये ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया मेरा सिस्टम। सिस्टम में मेरे पास दो पार्टिकल हैं, जो टोटल मोमेंटम होगा कोलिजन के पहले वही होने वाला है कोलिजन के बाद, क्योंकि नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसलिए चेंज मोमेंटम भी जीरो होने वाला है। तो अब इसे लिख लेते हैं, मोमेंटम, नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ कार प्लस मोमेंटम ऑफ ट्रैक्टर, और ये मैं यहां लिख लेता हूं, मोमेंटम ऑफ कार प्लस मोमेंटम ऑफ ट्रैक्टर ये बराबर होने वाला है नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, और ये हो जाएगा इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ कार प्लस ट्रक। तो और निकालते हैं मोमेंटम ऑफ कार, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगी 1000 इंटू 9 यानी कि 9000, और यूनिट्स हो जाएंगे kg मीटर पर सेकेंड, ये होते हैं मोमेंटम के यूनिट्स। सिमिलरली यहाँ पे ट्रैक्टर का मोमेंटम हो जाएगा 2000 इंटू 0, तो ये तो हो गया 0। तो टोटल मोमेंटम आ गया यानी कि 9000 kg मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ कार इंटू ट्रैक्टर। तो मास तो मुझे पता है 3000 kgs, वेलोसिटी मुझे निकालनी है। तो अगर इसे तुम कैलकुलेट करो तो kg से kg कैंसिल, यहाँ 3000 9000 को 3 टाइम्स काट देगा, तो फाइनली मेरे पास निकल के आएगी वेलोसिटी ऑफ कार प्लस ट्रैक्टर, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड थी राइट दिशा में, यहाँ पे राइट दिशा में, और इसे हम प्लस भी लिख सकते हैं, और हमारे पास फाइनल जो वेलोसिटी आई है वो भी प्लस में ही आई है, यानी कि हमारा सिस्टम राइट दिशा में ही जाएगा। और ये तो जाहिर सी बात है, ये अगर इससे जाके टकराएगी तो ये दोनों साथ मिलकर राइट दिशा में ही जाने वाले हैं। वैसे आगे तुम्हें कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल मिल सकते हैं जिसमें ये जाहिर सी बात नहीं होगी, ये ऑब्वियस नहीं होगा, तो उसमें साइंस वगैरह का इस्तेमाल करना, और तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर आएगा साइन के साथ वो तुम्हें डायरेक्शन बता देगा। अब आओ एक आखिरी चीज के बारे में पढ़ते हैं, इम्पल्स। अब मान लो कि किसी बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है F, और ये कुछ डेल्टा टी टाइम के लिए लग रहा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, इसी को हम कह देते हैं इम्पल्स, इम्पल्स। अब इसे हम डिनोट करते हैं J से, कैपिटल J। अब देखो, अगर किसी बॉडी पे इम्पल्स बहुत ही बड़ा लग रहा है, यानी कि ये प्रोडक्ट बड़ा है, तो यानी कि उस बॉडी की चेंज इन मोमेंटम बहुत ही ज्यादा होने वाली है, और अगर इम्पल्स कम लग रहा है तो चेंज इन मोमेंटम कम होने वाली है। अब तुम सोच रहे होगे कि इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम का क्या रिलेशन है, तो देखो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और ये इम्पल्स हो गया F इंटू डेल्टा टी, यानी कि दिस होल थिंग इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगी इम्पल्स। तो यहाँ डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, और इम्पल्स बराबर आ जाता है डेल्टा पी के, इसलिए इम्पल्स अगर बड़ा होगा तो चेंज इन मोमेंटम भी ज़्यादा होने वाला है। वैसे इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी यहीं तक रहने देते हैं। अब आप एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमारे पास ये था कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर रखे हुए हैं, एक भारी और एक हल्का, तो अगर भारी ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटी वेलोसिटी से आ रही है ना, फिर भी इसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी, जैसे कि एक ट्रक ले लो, और अगर एक हल्की ऑब्जेक्ट ये बहुत ही तेज़ वेलोसिटी से आ रही है तो इसकी मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, जैसे कि एक बुलेट। और मोमेंटम और फोर्स के बीच में फिर हमने रिलेशनशिप निकाला, वो था फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। और फिर हमने ये भी देखा कि अगर एक सिस्टम लें जिसपे कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो यानी कि उस सिस्टम का जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो भी जीरो होने वाला है, यानी कि मोमेंटम कंजर्व होगी। और फिर इसको कंजर्व करके हमने बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी भी निकाल ली। फिर उसके बाद हमने इम्पल्स के बारे में पढ़ा। इम्पल्स होता है फोर्स इंटू डेल्टा टी, और ये बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के।